हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम आपके लिए एक सुपर सिलेक्शन सीरीज चला रहे हैं, जिसका आज जो है वो डे 26 है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर के सीरीज में 2021 का पेपर। ठीक है, तो 2021, 2020, 2019, 18 इन सब का पेपर हम देखने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, और हम इस पेपर को सॉल्व करते समय ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कुछ भी पढ़ा है, जो कुछ भी सीखा है, वो कितना काम आ रहा है, कितना हम कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे हैं, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, कहां पर कुछ सुधार करने की गुंजाइश है। साथ ही साथ सवालों को सॉल्व करने का जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और यहां पर आपके स्क्रीन पर पहला सवाल ये रहा। तो सवाल आपके सामने है जो कि मिसिंग नंबर सीरीज पर आधारित है ना। सवाल दो टाइप के आते हैं इस चैप्टर से, एक मिसिंग नंबर होता है और एक रॉन्ग नंबर होता है। तो ये जो है ये आपका मिसिंग नंबर है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखते हो। तो यहां पर सवाल में लिखा है सर 8, 12, 30, 105 क्वेश्चन मार्क 2598.75। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया यहां पर जो हमारा मिसिंग नंबर है वो क्या होगा, हमारा जो मिसिंग नंबर है वो क्या होगा। तो कैसे शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे शुरुआत करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा सर 8, मैंने यहां पर लिखा 8, फिर लिखा 12, फिर लिखा 30, फिर लिखा 105, फिर लिखा ब्लैंक, और फिर लिखा 2598.75। ठीक है, ठीक है सर, 75। तो 75 में 5 को मैंने थोड़ा सा छोटा लिखा है दबा के। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हमें एक चीज जो क्लिक करनी चाहिए वो ये करनी चाहिए कि यहां से हमें कुछ समझ में आना चाहिए। इन दोनों को देख के हमें कुछ समझ में आना चाहिए था कि यार इसका ये जो है ये 1.5 टाइम्स है, ये जो इसका है ये 2.5 टाइम्स है। और मल्टीप्लाई ही क्यों करना सर, प्लस माइनस क्यों नहीं किया? अरे बाबा, नंबर जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते होते बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब यहां पर कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। तो इन दोनों में रिलेशन था, ये 1.5 गुना है और ये इसका 2.5 गुना है। तो 1.5 गुना 2.5 गुना यानी इसके बीच में एक एक अंतर आ रहा है। इसका मतलब इसके बाद जो होना चाहिए वो 3.5 होना चाहिए, इसके बाद जो होना चाहिए वो 4.5 होना चाहिए, इसके बाद जो होना चाहिए वो 5.5 होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एक्चुअली में 3 इंटू 35 ही तो होगा। हाँ, 3.5 में इसका 10 दे दो तो 3 इंटू 35, तो क्या ये 105 नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब, क्यों नहीं होगा? तो इसका मतलब ये होगा कि हमें यहां पर क्या करना है, ये मल्टीप्लाई करना है। तो 105 इंटू 4.5। अब 4.5 में अगर मैं 100 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा सर आपका? 450 हो जाएगा। हाँ सर, और 4.5 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 इंटू 45 कर लो आप, 5 इंटू क्या कर लो, 45 कर लो। तो ये कितना हो जाएगा सर? 225। 225 यानी कि ये हो जाएगा 22.5। क्यों? अरे भैया 4.5 था ना, आपने तो इसको 45 मान के सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 472.5। 472.5। इसका मतलब इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सर? बी ऑप्शन। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा सर? बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत है क्या? जल्दी बताइए, आगे बढ़ें। चलिए फटाफट आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे अपनी। अब यहां पर सवाल लिखा है सर 9, 19, 39, 79 क्वेश्चन मार्क 319। 9, 19, 39, 79 क्वेश्चन मार्क और 319। क्या होगा इसका जवाब, क्या होगा? इधर देखिए, इधर देखिए, मैंने यहां पर कहा 9, 19, 39, 79 ब्लैंक और 319। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला अगर मैं यहां से यहां जाऊं तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इंटू 2 करके +1 कर दूं तो ये काम बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। यहां से यहां जाते हैं, मैंने कहा इंटू 2 करेंगे कितना होगा? 38, +1 करो, हो गया। यहां पर देखो इंटू 2 करो, कितना हो जाएगा सर? 78 +1 करो, बहुत ही शानदार, यानी कि इंटू 2 +1 हो रहा है हर जगह, तो इंटू 2 +1 कर दो। ठीक है सर, तो ये क्या हो जाएगा? 140 और 18, 158 और 159, यानी कि इसका जवाब कितना आएगा? 159। तो हमारे ऑप्शन में है क्या? 159 है भैया, 159 है ना। 140 और 18, 158 +1 करेंगे 159। ठीक है भैया,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? फटाफट आगे बढ़ेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब। अब आपके पास में सवाल आ गया सर 580, 557, 528, 497 क्वेश्चन मार्क और 419। ठीक है, 580, 557, 528, 497 क्वेश्चन मार्क और 419। क्या होगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी, कैसे हम पता लगाएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, नंबर आसपास ही दिख रहे हैं तो अपन क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं पहले तो इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं यहां पर क्या क्या आ सकता है। तो हमने डिफरेंस निकालने की कोशिश करी। यहां पर देखिए हमने बोला सर यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर आपके पास में क्या हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। फिर यहां से यहां आ गए, यहां पर कितना हो जाएगा सर, 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 17 में से 8 जाएगा तो 9 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा। ठीक है सर। अब मुझे कोई ना एक फीलिंग आनी चाहिए कि यार 23 और 29 जो है ना, 23 और 29 जो है ना, ये प्राइम नंबर है ना, ये फीलिंग यहाँ पर आ जानी चाहिए थी मेरे को। ठीक है सर, अगर आपको आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने देखा सर, यहाँ पर 8 में से 7 गया, 1 बच गया। ठीक है ना, और यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, 31 आएगा। 31 भी एक प्राइम नंबर है। अच्छा, तो यहाँ पर भी कोई प्राइम नंबर ही आना चाहिए। अब आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा प्राइम नंबर आएगा। तो आप ये समझो कि यार यहाँ पर हम माइनस कर रहे हैं, हाँ सर माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 23 के बाद 29 आया, 29 के बाद 31 आया, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या हो सकता है? अगला प्राइम नंबर क्या हो सकता है? क्या वो 37 हो सकता है? हाँ या ना? 31 के बाद कौन कौन से नंबर आते हैं? मैंने कहा 32 आता है, 33 आता है, 34 आता है, 35 आता है, 36 आता है। ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही प्राइम नंबर है, यानी कि 37। तो ये 37 होना चाहिए, यानी कि माइनस करने पे अपने को रिजल्ट मिल जाएगा। तो अपन ने क्या किया, ध्यान से देखो, अपन ने क्या है सर, 497 में से 37 गया तो ये आ जाएगा सर 460, यानी कि हमारा जो अननोन है यहाँ पर वो कितना होगा सर, 460, यानी कि हमारा सही जवाब कितना है सर, 460। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई परेशानी आपको, हाँ या ना? अब अगला जो आपका नंबर होगा यहाँ पर वो कितना होगा, माइनस का 41 होगा, है ना? तो अगर यहाँ पर आपके पास में 460 है तो 460 में से आपको 41 कम करना है। 460 में से अगर आप 40 कम करेंगे तो कितना होगा, 420। एक कम और कर दो, 419 आ जाएगा। सही आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है सर। इसका मतलब सही जवाब क्या है, 460। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब आपके पास में 81, 72, 136, 111 क्वेश्चन मार्क 278, 81, 72, 136, 111 क्वेश्चन मार्क और 278 क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? देखो 81 और 72 के बीच में तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, बट 72 से 136 के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर 136 और 111 के बीच में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी कि यहाँ पर एक जगह डिफरेंस कम है, एक जगह ज़्यादा, फिर कम फिर ज़्यादा। अच्छा, ऐसा कुछ हो रहा है। फिर नंबर क्या हो रहा है सर, नंबर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर शायद बढ़ेगा और फिर घटेगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो देख लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर 81, यहाँ लिखा 72, यहाँ लिखा 136, यहाँ लिखा 111, यहाँ लिखा क्वेश्चन मार्क, यहाँ लिखा 278। तो यहाँ पर हमारे दिमाग में क्या चलना चाहिए, देखिए मैंने कहा सर यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे 9 कम करना पड़ेगा, हाँ या ना? यहाँ से यहाँ जाने के लिए मुझे प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा? 6 में से 2 गया, 4 बच गया। ठीक है ना, 13 में से 7 गया, 6 बच गया, 64। अच्छा, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ सर ठीक है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ परफेक्ट क्यूब भी है, इसका भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है सर, उसका फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आपको 25 कम करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर माइनस हो रहा है, ऊपर प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ प्लस करने पे आएगा, फिर यहाँ पर कुछ माइनस करने पे आएगा। ठीक है सर, मैंने कहा सर ये जो नंबर है ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है ये आपका 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। ये जो नंबर है ये आपका 5 का स्क्वायर है। तो यहां पर हो क्या रहा होगा, यहां पर हो रहा होगा 3, फिर 4, फिर 5, तो यहां पर 6 और यहां पर फिर 7।
फिर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, फिर यहाँ पर क्यूब हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर क्यूब होगा और फिर यहाँ पर स्क्वायर होगा, है ना। 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 आया, ऐसे ही होना चाहिए। हाँ सर, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर क्यूब है, फिर स्क्वायर होगा, ठीक है सर। यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमें 111 में क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 का क्यूब जो कि कितना होता है 216। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 7, 2 और 3, 327। तो 327 हमारे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है, यानी कि ये जो है ये हमारा 327 है। और 327 में आपको क्या करना पड़ेगा, 49 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो नंबर आएगा वो कितना आएगा सर, आपके पास में 278 आ जाएगा, ठीक है। तो वो सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो सही जवाब है वो कितना है सर, 327। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहां पर लिखा है सर 14, 20, 28, 39 क्वेश्चन मार्क 74। 14, 20, 28, 39 क्वेश्चन मार्क 74। तो यहां पर क्या होगा यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर आपने लिखा सर 14, फिर यहां पर लिखा 20, यहां पर लिखा 28, यहां पर 39, यहां पर ब्लैंक और यहां पर 74। तो नंबर आसपास ही है, तो अपन डिफरेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मैंने कहा यहां से जो यहां का डिफरेंस है वो आपका 8 का है, सॉरी 6 का है, यहाँ से यहाँ का 8 का है, यहाँ से यहाँ का आपका 11 का है, यहाँ से यहाँ का कुछ होगा, यहाँ से यहाँ का कुछ होगा। फिर मैंने देखा यहाँ पर आपका 2 का चेंज है, यहाँ पर आपका 3 का चेंज है, यहाँ पर कुछ नंबर होगा, यहाँ पर कुछ नंबर होगा, तो यहाँ पर कुछ चेंज आएगा, यहाँ पर कुछ चेंज आएगा। अगर मैं ये सोचूं कि अगर ये 2 है, ये 3 है और इसे 4 होना चाहिए और इसे 5 होना चाहिए, और 8, 3, 11, तो 11, 4, 15 यहाँ पर होना चाहिए और 15, 5, 20 यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर हम ऐड करके आगे जा रहे हैं, इसका मतलब 39 में हमें 15 जोड़ना है। 39 में अगर हम 15 जोड़ेंगे यानी कि 40 और 14 जोड़ देते हैं तो ये 54 होना चाहिए, और 54 में अगर हम 20 जोड़ेंगे तो 74 होना चाहिए। सही बात है, इसका मतलब हमारा जो अननोन था वो 54 है, हमारा जो अननोन था वो कितना है, 54 है। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें, हाँ या ना, पक्का क्लियर है, आसान था, है ना, डबल डिफरेंस पर आधारित सवाल था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब हमारे पास में डेटा इंटरप्रिटेशन पर सवाल आ चुका है और ये एक टेबल डीआई है ना, जो आपको डेटा दिया गया है वो टेबल के फॉर्म में दिया गया है। क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। यहाँ पर जो टेबल में दिख रहा है वो है कि सर यहाँ पर शॉप्स हैं, ABCD उनका नाम है। रेशियो ऑफ टोटल बुक्स टू पेन सोल्ड, मतलब आपने जो बुक्स और पेन बेची हैं उसका रेशियो है, पहला वाला बुक है, दूसरा वाला पेन है। फिर वो बोल रहा है एवरेज नंबर ऑफ बुक एंड पेन सोल्ड, एवरेज नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन सोल्ड। तो आपने कितनी एवरेज नंबर ऑफ बुक्स और पेन बेची हैं उसका यहाँ पर आपको वैल्यू दी गई, यानी कि ये एवरेज वैल्यू है। अगर ये एवरेज वैल्यू है तो इसका डबल करने पर टोटल वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है और 2 चीज़ें हैं इसलिए, तो इसका डबल करेंगे तो टोटल आ जाएगा, ठीक है सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कम से कम इस टेबल से पता लगा सकते हैं कि हमारे पास बुक और पेन कितनी कितनी है, मतलब कि इस शॉप ए ने कितनी बुक और कितनी पेन जो है वो बेची हैं, ठीक है। ये हम यहाँ पर इस टेबल से निकाल सकते हैं, ठीक है सर। टेबल गिवन बिलो शोज रेशियो बुक्स टू पेन सोल्ड बाय 4 डिफरेंट शॉप्स एंड इट ऑल्सो शोज एवरेज नंबर ऑफ बुक्स एंड पेन सोल्ड बाय दीज 4 शॉप्स। यही चीज़ हमने यहाँ पर टेबल में देख ली थी। तो हमें यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि हमें ये डेटा निकाल के रखना पड़ेगा कि भैया शॉप ABCD ने कितनी बुक और कितनी पेन बेची हैं। ये हमें पहले से निकाल के रख लेना चाहिए, क्योंकि इस पर हमसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम यहाँ पर लिखेंगे कि भैया यहाँ पर आपके पास में A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये D है, ये D हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि यहाँ पर टोटल कितना है, और यहाँ पर फिर बुक और पेन, ठीक है, ये अपन लिख लेंगे। अब यहां पर अपन क्या बात करेंगे सर, ABCD में अगर बात करें तो जो भी वहां पर डेटा लिखा उसका डबल कर दो, तो ये हो जाएगा 100, 120 और 150। एक मिनट, उसका डबल करेंगे तो 200, 120 है ना। यहां पर क्या आ जाएगा, 200, 120 और 150, यही आएगा, ठीक है, डबल करने पे। और यहाँ पर 180 आ जाएगा, तो यहाँ पर 180 आ जाएगा, ठीक है सर। अब इसके बाद फिर यहाँ पर 4:1 का रेशियो है, यहाँ पर जो है वो 4:1 का रेशियो है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, 4 + 1 कितना हो गया सर, 5 हो गया। 5 की वैल्यू कितनी है सर, 200 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी सर, 40 आएगी, यानी कि ये 40 होगा और ये 160 होगा,
ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि 4:1 का रेशियो था। फिर यहाँ पर अगर बी की बात करें तो बी में कितना था, 1:3 का रेशियो था। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1:3 का रेशियो है, 1:3 का रेशियो है, तो इसका टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। 4 की वैल्यू कितनी है सर, 120 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर, 30 है, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 90 है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर, 30, और ये हो जाएगा 90। पहले बुक और बाद में पेन दिया है ना, ठीक है, बुक और पेन। अच्छा, उसके बाद हम सी की बात करें तो सी में कितना है, 2 और 3 हो रहा है, 2 और 3 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आ जाते हैं, तो यहाँ पर 2 और 3 यानी कि ये 5 हो जाएगा। 5 की जो वैल्यू है वो 150 है, यानी कि 1 की वैल्यू 30 है, तो 1 की वैल्यू 30 है, तो ये 60 हो जाएगा और ये 90 हो जाएगा। तो ये आपका 60 और ये आपका 90 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब बात करते हैं सर यहाँ पर डी पे क्या हो रहा है सर, 3 और 2 5 हो रहा है, तो 3 और 2 का रेशियो है, टोटल इसका 5 है। 5 की वैल्यू कितनी है सर, 180, तो 1 किलो 36 होगी, 1 किलो 36 होगी, तो ये 108 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा। तो ये 108 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा, अगर ये वैल्यूज़ हमें पता चल गई हैं तो इससे हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मदद मिलने वाली है, तो वो अपन देखेंगे आगे। सवालों को देखते हैं। तो सवाल यहाँ पर क्या है सर, वो देख लीजिए। सवाल आपके पास में है कि इफ़ शॉप डी सोल्ड ईच बुक एट ₹75 एंड ईच पेन एट ₹30, देन फाइंड द टोटल अर्निंग इन रुपीज़ ऑफ शॉप डी बाय सेलिंग ऑल बुक्स एंड पेन्स। तो भैया आपसे क्या बोल रहा है, बुक और पेन का प्राइस कितना है। तो बुक का प्राइस बोल रहा है 75 और पेन का कितना बोल रहा है, पेन का बोल रहा है 30, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, शॉप डी की बात कर रहा है। अपने को शॉप डी पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। शॉप डी पे गए, शॉप डी पे 108 और 72, तो हमने यहाँ लिख दिया सर 108 और 72। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। भाई इतनी बुक्स हैं, हर बुक की प्राइस इतनी, इतने पेन है, हर पेन का प्राइस इतना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना होगा सर, 75 इंटू 100 कितना होगा, 7500, और यहाँ पर 40, 8 7 56, 560 और 40, 600 हो जाएगा। सॉरी 560 और 40, हाँ 600 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 8100। कोई दिक्कत यहाँ, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बात करेंगे सर, यहाँ पर 3 2 6 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, ठीक है, और 1 0 लग जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ पर कितना है सर, 8 और 2 कितना हो रहा है सर, 10 है ना, 8 और 2 कितना हो रहा है, 10 260, 10 260। तो 10 260 जो है वो आपका सी ऑप्शन, 10 260 जो है वो आपका सी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, चलिए। तो ये इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो हमने जो डेटा निकाला था उस डेटा का यूज़ करके हमने इस सवाल का जवाब दिया है। तो आपको ये पहले समझना पड़ेगा कि यार डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों में कभी कभार कुछ डेटा जो हमें अवेलेबल होता है उससे हमें ये समझ में आ जाता है या आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें क्या चीज़ पहले से निकाल लेनी चाहिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ भी नहीं निकाल सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअली में क्या पूछा जाएगा। बट जैसे यहाँ पर मालूम है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि टोटल पॉपुलेशन दी गई है और मेल और फीमेल का रेशो दिया है, तो हम क्या करते हैं, टोटल पॉपुलेशन में मेल और फीमेल का जो एक्चुअल वैल्यू है वो निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर वो इजीली निकाला जा सकता है। कई सवालों में ऐसा होगा कि आपको पता ही नहीं कि आप निकालोगे क्या, है ना, तो वो सवाल पे आधारित होता है। तो हमने इस टाइप के पूरे सवाल देखे हुए डेटा इंटरप्रिटेशन में कि कहीं कहीं पर हमें पता होता है कि हमें पहले क्या निकालना है, और कहीं कहीं पर हमें लगता है कि यार ऐसा करते हैं सवालों को पढ़ के ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है। पहले से हमें कुछ भी निकालने का अंदाजा नहीं होता उन सवालों में, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस होता है ना, कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन के सवालों को लेकर। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। आपसे बोला टोटल बुक्स सोल्ड बाय शॉप बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल पेन्स सोल्ड बाय शॉप सी। तो आपको बी पर जाना है, सी पर जाना है, बी पर जाना है और क्या देखना है, आपको बुक्स देखना है, और सी पर जाना है और आपको क्या देखना है, पेन देखना है ना। टोटल बुक्स सोल्ड बाय शॉप बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन टोटल पेन सोल्ड बाय शॉप सी। तो मैंने बोला कि बी ने कितने बुक बेचे हैं भैया, बी ने कितने बुक बेचे हैं, बी ने 30 बुक बेचे हैं, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। और सी ने कितने पेन बेचे हैं, सी ने कितने पेन बेचे हैं, 90 बेचे हैं, तो यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो आपसे बोल रहा है ये जो 30 है ये 90 से कितना कम है, मैंने कहा 60 कम है। आप कितने प्रतिशत कम है ये बोल रहा है, तो इंटू 90 अपॉन 90 कर दिया, इंटू 100 कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा सर, 3 2 3 3 यानी कि 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, 66 2/3%, 66 2/3%। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 66 2/3%, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन।
बात समझ में आ गई? तो आसान सा सवाल था, इसमें क्या ही दिक्कत है ना? आगे बढ़ते हैं फटाफट, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात करते हैं सर इस सवाल की। आपसे बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय ए एंड सी एंड टोटल पेन सोल्ड बाय बी। अच्छा, तो ए और सी के पास जाना है, क्या देखना है सर? एवरेज नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पर बुक्स देखना है, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि एवरेज बोला है। और क्या बोल रहा है? टोटल पेन सोल्ड बाय बी, तो बी ने कितने पेन बेचे हैं, इसके साथ इसका डिफरेंस लेना है। अब डिफरेंस का साइन मैंने ऐसे बनाया है, ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन बड़ा कौन छोटा है, बस आपको बड़े और छोटे का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो ए और सी पे जाओ और बुक्स देखो, ए और सी पर जाओ और बुक्स देखो, तो ए और सी पे जाओ और बुक्स देखो तो 220 हो जाएगा, 220 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा सर? 110 हो जाएगा। बी में जाओ, पेन देखो, बी में जाओ, पेन देखो, वो कितना हो गया सर? 90 हो गया। तो ये हो गया सर आपके पास में 90। अब आपको इसका क्या निकालना है सर? डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस कितना आएगा सर आपके पास में? 20 आएगा। डिफरेंस कितना आएगा सर आपके पास में? 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में आंसर क्या आएगा सर? 20 आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब बात ये करते हैं सर कि इफ शॉप एक्स, बहुत अच्छा सवाल है, इफ शॉप एक्स सोल्ड 50% मोर पेन देन शॉप ए एंड टोटल बुक sold by shop X is 20% less than that of by shop C, then find total pen sold by X is what percentage more than total books sold by X। अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहा है भैया कि इफ शॉप X sold 50% more pen than shop A, शॉप A, तो पहले शॉप A पे जाओ और क्या देखना है? पेन देखना है। तो शॉप ए पे गए और पेन कितना है भैया? 40 है। तो शॉप ए ने 40 पेन किया, तो एक्स ने कितना किया होगा? एक्स ने इससे 50% ज्यादा किया, इसका 50% कितना होगा? 20, तो इंक्रीज कर दिया, 60 आ गया। तो भैया एक्स ने कितने पेन बेचे हैं? 60 पेन बेचे हैं, है ना। इफ शॉप एक्स सोल्ड 50% मोर पेन देन शॉप ए एंड टोटल बुक सोल्ड बाय शॉप एक्स। अब बुक की बात हो रही है, बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए उसने कंपैरिजन किया है शॉप सी से, 20% लेस, सॉरी 20 लेस देन शॉप सी। तो शॉप सी ने बुक कितनी बेची है? शॉप सी ने बुक बेची है 60, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 60, 20 कम करेंगे ये आ जाएगा 40। तो ये शॉप एक्स ने कितने पेन और कितने बुक बेचे हैं आपको पता चल गया। आपसे क्या बोल रहा है? देन फाइंड टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स, है ना, टोटल पेन सोल्ड बाय एक्स यानी कि 60 इज व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल बुक्स सोल्ड बाय एक्स यानी कि 40 से, यानी 60 40 से कितने प्रतिशत ज्यादा, ये पूछा है। तो ज्यादा तो है कितना? 20। कंपैरिजन किससे करना है? 40 से, इनटू कितना करना है? 100। तो सॉल्व करने पे कितना आएगा सर? 50%। ठीक है, सिंपल था, सरल था, आसान था, इजी था। ठीक है भाई, बड़े भैया आगे बढ़े। चलिए ये हो गया अगर आपका, तो अपन नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। आपसे क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेन्स सोल्ड बाय शॉप ए टू टोटल बुक्स सोल्ड बाय शॉप सी। तो शॉप ए पे आना है, शॉप सी पर आना है, टोटल पेन, यहाँ पर पेन देखना है और यहाँ पर क्या देखना है? बुक्स देखना है। और लेना क्या है सर इसका? फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पेन सोल्ड बाय ए और बुक्स इतना, तो इसका रेशियो लेना है। तो ए के पेन देख लो भैया, ए के पेन कितने भैया? 40 हैं, तो यहाँ पर 40 आ जाएगा। सी का बुक्स देख लो भैया, सी का बुक्स कितना है भैया? 60 है, तो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो 22 जा 23 जा, तो ये 2:3 आएगा, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आसान सवाल था भैया, देख लो इसको अच्छे से। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बताइए भैया, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं। अब यहां पर हमारे पास में अगले 5 सवाल जो है वो इनइक्वालिटी यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आधारित सवाल है, जिसमें x और y के बीच में ये इनइक्वालिटी का साइन लगता है कि x छोटा है या बड़ा है, या छोटा और बराबर है, बड़ा और बराबर है, या इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं हो सकता। ये अभी हमें देखना है इनके बीच में। ठीक है, तो फटाफट सवालों को देखते हैं और फोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आपसे बोल रहा है एक्स और वाई में रिलेशन क्या होगा बता दो। तो फटाफट करेंगे सर, क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको ऐसे 2 नंबर सोचने जिसको मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 40 आ जाए और जोड़ने पर उसका एल्जेब्रिक सम 3 आ जाए। मैंने कहा सर 8 और 5,
8 में से 5 जाएगा तो 3 आएगा, हाँ, और 8 इंटू -5 करेंगे तो माइनस का 40 बनेगा, हाँ, यानी कि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ। तो इसके साइन चेंज कर दो और यही आपके रूट्स हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है सर, इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हमने बोला सर -6 और -5 को जोड़ने पर आपका क्या बनेगा, -11, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, +30। ठीक है सर, सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ, साइन चेंज कर दो। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही आपके क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे। अब आपको एक्स और वाई में क्या करना है सर, तुलना करनी है। क्या करनी है सर, तुलना करनी है। तो यहाँ पर आप -8 को जब इनसे कंपेयर करोगे तो आपका y बड़ा आ जाएगा, 5 को जब इससे कंपेयर करोगे तो 6 बड़ा आएगा और इसके बराबर आएगा, यानी कि x जो है वो y से छोटा और बराबर है, x जो है वो y से छोटा और बराबर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। फटाफट आगे बढ़ेंगे ना, फटाफट आगे बढ़ेंगे, स्पीड को मेंटेन करके रखना है अपने को। नेक्स्ट सवाल पर जंप करेंगे। 2x² + 7x - 15 = 0, 3y² + 5y - 12 = 0। आपसे बोल रहा है x और y में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बताना है आपको, रिश्ता। तो क्या इससे बताएंगे, देखिए 2 × 15 करने पे क्या आता है सर, 30 आता है। कौन सा 30 आना चाहिए, माइनस का 30 आना चाहिए। ठीक है, तो 10 में से अगर 3 को घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा, माइनस का 30। बिल्कुल सही बात है। तो सबसे पहले इसके साइन चेंज कर दो और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ना भूलें। तो ये आ जाएगा सर -5, ये आ जाएगा 1.5। तो ये आपके एक्स के रूट्स आ गए भाई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद क्या करेंगे सर, 3 × -12 माइनस का 36 होता है भाई साहब। तो माइनस का 36 आपको चाहिए, और आपको ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 36 आए और जोड़ने पे एल्जेब्रिक सम उसका कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यानी कि 9 में से अगर 4 जाएगा तो 5 बनेगा, हाँ सर बनेगा, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 36 बनेगा। तो साइन चेंज करो, साइन चेंज कर दिया। उसके बाद y² के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा सर -3, ये आ जाएगा सर 1.33। कर सकते हैं इसको ऐसे। ठीक है सर, तो हमने क्या बोला सर, 9 में से क्या जाएगा, 4 जाएगा, साइन चेंज कर चुके हैं। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। अब अपने को x और y में क्या करना भैया, तुलना करनी है। क्या करनी है, तुलना। तो -5 और -3 में कौन बड़ा है सर, -3। -5 और पॉजिटिव में कौन बड़ा है सर, पॉजिटिव। 1.5 और इसमें कौन बड़ा है सर, ये। जैसे ये साइन दिखा हमने कहा ये रिश्ता नहीं हो सकता, रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश, बात खत्म आ गई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, जैसे हमने ये 2 साइन देखे उल्टे पुल्टे, हमने बोल दिया कि भैया ये रिश्ता नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है मतलब नहीं हो सकता भाई साहब, देख लो आप इसको अच्छे से। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे भाई साहब। 2x² + 26x + 84 = 0, y² + 15y + 56 = 0। क्या होगा, क्या होगा, यहां पर फील आ गया मुझे कि 7 और 8 को जोड़ने पर 15 होता है, मल्टीप्लाई करने पे 56 होता है ना। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, साइन चेंज कर दो। y² का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे y के रूट्स आ गए। उसके बाद फिर क्या हो गया सर, यहाँ पर अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा सर, ये बन जाएगा x², ये बन जाएगा 13x, और ये बन जाएगा सर आपका 2 4 जा और 2 2 जा। तो 6 और 7 को जोड़ने पर आपका 13 बनता है, हाँ सर बनता है, और मल्टीप्लाई करने पे 42 बनता है, जी हाँ बनता है। तो इसका सबसे पहले अपन क्या करेंगे सर, साइन चेंज कर देंगे। सेटिस्फाई तो कर ही रहा है ये, साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, और x² का आप कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, तो यही आपके x के क्या हो गए सर, रूट्स हो गए। अब आपको x और y में क्या बताना है सर, रिलेशन बताना है। तो -6 और -7 में -6 बड़ा होगा, -6 -8 में -6 बड़ा होगा, -7 -7 बराबर होगा, -7 और -8 में -7 बड़ा होगा। तो कुल मिलाकर जो आपका x है वो बड़ा और बराबर है ना, x जो है वो बड़ा और बराबर है, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। अब आपसे क्या बोल रहा है, x² - 4x - 221 = 0, y² - y - 132 = 0, y² - y - 132 = 0। आपसे बोल रहा है कि बताओ x और y में क्या रिलेशन होगा। फटाफट करेंगे भाई साहब, फटाफट करेंगे। हमको यहाँ पर आना है और बताना है कि यहाँ पर क्या नंबर हो सकता है। फिर यहाँ पर हमें फीलिंग आ जानी चाहिए कि यार 11 और 12, 11 और 12, यानी कि 12
माइनस का होगा और 11 प्लस का होगा, तभी इसका अलजेब्रिक सम -1 बनेगा। हाँ सर बनेगा, बिल्कुल सही बात है। और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 132 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो सबसे पहली फुर्सत में साइन चेंज कर दो, कर दिया सर। अब वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे क्या हैं, रूट्स हैं। अब बात कर रहे हैं वहाँ पर कि वहाँ पर सर हमारे पास में ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 221 बन जाए और उनका जो एडिशन है, जो अलजेब्रिक सम है, वो कितना हो जाए सर, -4 बन जाए, -4 बन जाए, ठीक है ना। तो यहां पर वो नंबर क्या हो सकता है, सोच के देखो, सोच के देखो। 17 और 13, 17 और 13 ऐसा कुछ है, ठीक है ना। हाँ 7 3 ज़ा 21, 1 2 ज़ा 2, 221, 17 और 13, ठीक है, सही बैठ रहा है, सही बैठ रहा है, ठीक है ना। ठीक है सर, तो यहाँ पर 17 और 13 आ रहा है, इसका मतलब -17 और -17 और +13 होगा, तभी -4 आएगा। मल्टीप्लाई करने पे -221 आएगा। सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है, तो साइन चेंज कर दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं। क्या बात है भाई साहब, इसको यहाँ से पहले मिटा दें। तो क्या हो रहा था भैया, -17 और +13, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ सर। तो पहले साइन चेंज कर दिया, हाँ सर साइन चेंज कर दिया। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट्स हो जाएंगे। अब हमें एक्स और वाई में क्या करना है सर, रिलेशन निकालना है। तो 17 और 12 में कौन बड़ा है सर, 17 और 12 में 17 बड़ा है, 17 और -11 में 17 बड़ा है, -13 में ये 12 बड़ा हो गया। जैसे ही ये साइन आया वैसे हमने क्या बोल दिया सर, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, रिलेशन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, ठीक है भैया। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमारा ये आखिरी इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। आपसे बोला x² - 13x + 42 = 0, 6 और 7 दिख गया मुझे, है ना, और यहाँ पर 8 और 9 दिख गया, ठीक है, फटाफट, है ना, फटाफट। तो यहाँ पर हमने बोला कि सर यहाँ पर -6 और -7 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा सर, आपका -13 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई करने पे +42 हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका साइन चेंज कर दो। एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है नहीं, ये आपके रूट्स आ गए। उसके बाद फिर क्या करेंगे सर, उसके बाद क्या करेंगे सर, 8 9 ज़ा 72 होता है, तो ये माइनस का होना चाहिए, तभी ऐड करने पर -17 और मल्टीप्लाई करने पर 72 बनेगा। सेटिस्फाई कर रहा है, साइन चेंज कर दो। वाई स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो यही हमारे रूट्स हो गए। अब हमें एक्स और वाई में तुलना करनी है। 6 इन दोनों से क्या है सर, छोटा है। 7 इन दोनों से क्या है सर, छोटा है, यानी x जो है वो y से क्या है सर, बहुत छोटा है सर, बहुत छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया आपका बी ऑप्शन, ये हो गया सर आपका बी ऑप्शन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं सर, आगे बढ़ें। चलिए फटाक से आगे बढ़ेंगे भाई साहब। अब हमारे पास में आ चुके हैं कुछ अरिथमेटिक के सवाल, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया, हमने पहले 5 सवाल किए थे नंबर सीरीज के, फिर हमारे 5 सवाल थे डेटा इंटरप्रिटेशन के जो टेबल डीआई पर आधारित था, है ना। उसके बाद हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 सवाल थे, तो कुल मिलाकर हमने 15 सवाल कर लिए हैं। अब हमारे पास में आ चुका है अरिथमेटिक। तो यहां पर क्या बोल रहा है भैया कि जया एंड शिवानी इन्वेस्टेड ₹5000 एंड 6000 रिस्पेक्टिवली इन ए बिजनेस। तो जया और शिवानी दो लोग हैं जिन्होंने 5000 और 6000 मिलाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया है। आफ्टर 6 मंथ रिया ज्वाइन द बिजनेस। आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद रिया उनसे जुड़ती है विथ कैपिटल ऑफ ₹3000 एंड जया लेफ्ट द बिजनेस। और उसी समय जैसी रिया आती है वैसी जया चली जाती है, कुछ होगा इनके बीच में। इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ जया एंड रिया, साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होता है उसमें पाया गया कि जया और रिया के प्रॉफिट का जो डिफरेंस है वो 200 रुपए है, तो आपसे बोल रहा है कि शिवानी का प्रॉफिट क्या होगा, है ना, शिवानी का प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, ठीक है। क्या होगा भैया प्रॉफिट शेयर शिवानी का, आइए आइए आइए। हमने बोला सर जया, शिवानी और रिया, इन्होंने कितना निवेश किया सर, 5 6 और 3, तो 5 6 और 3, ये समझ में आ गया। 0 0 0 सबके कैंसिल कर देंगे क्योंकि रेशियो लेने वाले। अच्छा जया जो है ये किसके बाद, 6 महीने बाद की बात हो रही है, तो ये 6 महीने बाद चली गई है ना। और रिया जो है 6 महीने बाद आई है, तो अगले 6 महीने तक इसका पैसा जमा रहेगा, हाँ सर। और शिवानी के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, वो तो शुरू से लेकर आखिरी तक थी, ठीक है सर। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा, ये आपका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। अच्छा अब हम यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ से हमारा पहला काम जो होगा वो ये होगा, ठीक है। अच्छा तो ये हो जाएगा सर 5, ये हो जाएगा सर 12 और ये हो जाएगा सर 3। वो बोल रही जया और रिया
जया और रिया का जो प्रॉफिट है उसका जो डिफरेंस है वो 200 है। तो 5 और 3 का अंतर 2 होता है, 2 की वैल्यू कितनी है, 200 है। अगर 2 किलो 200 है तो आपसे क्या बोला, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ शिवानी। शिवानी का पूछ रही है, तो 12 की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा 2 किलो 200 तो 12 किलो 1200, खत्म, इजी इजी। ठीक है, तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए फटाक से, कोई दिक्कत तो नहीं भाई साहब, आसान सवाल था, इससे आसान जीवन में कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, इफ रेशियो ऑफ रेडियस टू हाइट ऑफ ए सिलेंडर इज 7:6 and curved surface area of cylinder is 1056, then find the total surface area of cylinder। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है कि भैया जो सिलेंडर है उसकी जो रेडियस और हाइट का रेशियो है वो 7:6 है, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और जो कर्व सरफेस एरिया है उसकी एक वैल्यू दी गई है 1056। आपसे पूछ रहा है कि उसी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पर आपका पहले बात तो फॉर्मूले याद होने चाहिए अच्छे से। अगर फॉर्मूला याद है तब तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले हमने बोला कि सर आपका जो रेडियस है और जो आपका हाइट है उसका रेशियो आपने बोल दिया है कि 7:6 है, यही बोला आपने, हाँ सर। फिर हमने बोला सर कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है सर, वो होता है सर 2πRh, वो कितना दिया है 1056। ठीक है सर, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा सर, 2 × 22/7 R × H, R × H करेंगे तो 7 6 42 हो जाएगा। या अपन इसको ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं कि इसको लिख दिया 7K और यहां पर क्या लिख दिया अपन ने 6K, और यहां पर क्या आ जाएगा सर आपका 1056। ठीक है सर, अब यहां से आपको मालूम है कि ये 7 से ये 7 चला जाएगा, हाँ सर। अब आपके पास में यहां से आएगा सर K², तो ये आ जाएगा 1056, और नीचे क्या क्या आ जाएगा सर 2, फिर 22, और फिर आ जाएगा आपके पास में कितना 6, है ना। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। 2, 22 और 6 आएगा, K² इस तरफ रख लिया, 7 7 कैंसिल हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ से आपको कुछ वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ये कितना हो रहा है सर आपका 44 हो रहा है, 44 × 6 करेंगे तो 44 × 6 करेंगे तो 6 4 24 हो गया, और 24 26 हो गया, है ना। तो ये आ जाएगा सर K² = 1056/264। ठीक है, तो ये तो 4 से जाएगा, इसका मतलब K की वैल्यू कितनी आएगी सर 2 आएगी, है ना। इसका 4 टाइम्स ऊपर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया K की वैल्यू कितनी आ गई सर 2 आ गई। अगर K की वैल्यू 2 आ चुकी है, अगर K की वैल्यू 2 आ चुकी है तो हमें ये पता चल चुका है कि ये जो होगा आपका जो रेडियस होगा वो कितना होगा 14, और ये कितना होगा सर 12। ठीक है ना, रेडियस 14 और ये होगा 12। अच्छा, अब अपने को क्या निकालना है सर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो होता है सर 2πR और यहाँ पर R+H। तो यहाँ पर हमने लिखा 2 × 22/7 × R। R जो है वो कितना है आपके पास 14 है, ठीक है 14 है, तो यहाँ लिखा 14, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे सर 14 + 12 यानी कि 26, यानी कि 26। ठीक है, अच्छा अब काटा पीटी करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो 7 से ये जाएगा कितनी बार सर, 2 बार जाएगा। तो 2 2 = 4, 4 इसमें करोगे तो ये 88 हो जाएगा, 88 × 26 करना है, ठीक है ना, 88 × 26 करना है। तो यहाँ पर क्या होगा सर 26 × 88, 8 6 = 48, 16 और 4 20 हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा सर 208 यहाँ पर, तो यहाँ पर 8 आएगा, 8 आएगा, यहाँ पर आपका 2 आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो 2288, 2288 यानी कि आपका ये आंसर आ जाएगा 2288। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पका 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 पका, आगे 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 आ गया। चलिए भाई साहब, तो यहाँ पर इस सवाल में एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है कि सर मेंसुरेशन के सवाल जो है वो आते रहते हैं, है ना। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर आपको ये जो स्टैंडर्ड से फॉर्मूले हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना, स्लैंट हाइट का एक फॉर्मूला होता है किसका, कोन का भी फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम का, सरफेस एरिया का, है ना, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो इन सब के आपको टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, है ना,
लैटरल सरफेस एरिया, इन सब के बारे में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, है ना, ये सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन में। अगर ये पता है तो फिर मेंस्ट्रुएशन के सवाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर यहाँ पर, अब आपसे क्या बोल रहा है कि राम स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट, घर के किराए में 20% चला जाता है किसका, अपनी मंथली इनकम का। 10% ऑफ द रिमेनिंग, अब यहाँ पर रिमेनिंग बोल दिया, यानी कि आपका जो भी इनकम था उसका 20% निकालने के बाद जो बचा उसका 10% चला गया कहाँ पर, खाने पीने पर, 30% चला गया ट्रैवलिंग पर, और 2/5 चला गया उनकी माता जी के पास में। अब किसका सर, ये रिमेनिंग का ही चल रहा है, जो आपके पास रिमेनिंग था उसी का 10%, उसी का 30%, उसी का 2/5, है ना, 2/5 का मतलब क्या हो गया, 40%। आपसे क्या बोल रहा है, इफ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन ट्रैवलिंग एंड अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर इज 11200, तो जो खर्चा उसका ट्रैवलिंग पर हो रहा है और जो उसने अपनी माता जी को राशि दी है उसका जो डिफरेंस है वो 11,200 रुपये है। आपसे बोल रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी है, आपसे बोल रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, फटाक से करेंगे, फटाक से करेंगे भाई साहब, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सर उसकी इनकम जो है वो मान लेते हैं 100 है, उसकी इनकम जो है वो मान लेते हैं 100 है। तो इसमें से सबसे पहले इसका 20% निकाला, इसका 20% जो है वो कहाँ चला गया सर, वो चला गया रेंट में। ठीक है सर, फिर यहाँ पर बचा कितना सर, 80, इस 80 का आपका 10% जो है वो चला गया सर कहाँ पर, आपका खाने पीने पर, है ना, 10% ऑफ रिमेनिंग। फिर इसी का 30% निकाला सर, इसी का 30% कितना होगा सर, 24, ये कहाँ जाएगा सर, आपका ट्रैवलिंग पर चला जाएगा। ठीक है सर, और इसी का क्या बोल रहा है सर, 2/5, ठीक है ना, यानी कि 40%, यानी कि 32, ये चला गया कहाँ पर सर, ये माता जी के पास चला गया। ठीक है अब वो क्या बोल रहा है, अब वो ये बोल रहा है कि भैया जो खर्चा हुआ है ट्रैवलिंग पर और जो उसने माता जी को दिया है उसके बीच का जो अंतर है वो 11200 है। आपसे बोल रहा है उसकी क्या बता दो, उसकी बता दो आप इनकम, यानी कि 100 किलो मांग रहा है, 100 किलो मांग रहा है, हाँ सर। तो आप क्या करोगे सर, 100/8 इंटू 11200। अच्छा एक चीज़ मुझे बता दो, यहाँ से ये 8 से जाएगा जब, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 32, 8 4 जा 32 और 00 बचेगा। तो यानी कि यहाँ पर 1400 के आगे 2 0 लगने वाले हैं, तो 1,40,000 हो जाएगा। हाँ सर 1,40,000, ये हो गया सर आपका बी ऑप्शन, ये हो गया सर आपका बी ऑप्शन। कोई दिक्कत कोई परेशानी है? ठीक है, तो सिंपल परसेंटेज पर बेस्ड सवाल है, ये आपने किया होगा, है ना, आप जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, है ना, जिससे भी पढ़ रहे हैं, जिस किताब से पढ़ रहे हैं, उन्होंने आपको इस तरह के सवाल तो करवाए होंगे, तो इसमें कोई परेशानी आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब। स्पीड ऑफ बाइक इज 10% लेस देन स्पीड ऑफ कार एंड बाइक टेक्स 2 hours लेस देन कार टू कवर 180 किलोमीटर डिस्टेंस वाइल कार कवर 300 किलोमीटर। फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ बाइक। तो आपको स्पीड निकालनी है बाइक की, और वो किस में आनी चाहिए सर, किलोमीटर पर आवर में आनी चाहिए। आपसे बोल रहा है कि बाइक की जो स्पीड है वो कार की स्पीड से 10% कम है, और बाइक जो है वो 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लेती है वो कार द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लगने वाले समय से 2 घंटे ज़्यादा है। आपसे बोल रहा है कि बाइक की स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या होगी। ठीक है, तो सवाल क्लियर हो गया होगा। यहां पर हम बोलते हैं सर एक चीज बताओ, यहां पर बाइक है और यहां पर कार है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि बाइक की जो स्पीड है वो 10% कम है, तो अगर इसकी स्पीड 10 होगी तो इसकी स्पीड 9 होगी। हाँ सर होगी। तो मैंने मान लिया कि इसकी स्पीड 10x है, इसकी स्पीड 9x है। ठीक है सर, अब हम ये बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि बाइक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 180 किलोमीटर, किस स्पीड से ट्रेवल किया, 9x से। कार ने कितना ट्रेवल किया, 300 किलोमीटर, किस स्पीड से, 10x से। तो यहां पर जो आपका टाइम लग रहा है, यहां पर जो आपको टाइम लग रहा है, यहां पर जो आपको टाइम लग रहा है और ये जो टाइम लग रहा है, इसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपको बोल रहा है 2 घंटे। अच्छा ये 300 किलोमीटर में, 180 किलोमीटर में है, 2 ये आपके आवर्स में है, तो यहाँ पर ये जो आएगा ये किस में आएगा सर, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। कोई दिक्कत होगी आपको? नहीं सर। तो ये जो चीज़ है ये क्या देगा सर आपको, 30/x देगा। हाँ सर देगा, बिल्कुल देगा। ये जो है आपको क्या देगा सर, 20/x देगा, बिल्कुल देगा, बिल्कुल देगा। तो ये एक्चुअली में क्या देगा आपको, 10/x देगा, बिल्कुल देगा। तो यानी कि यहाँ से x किलो कितनी आएगी सर आपके पास में, 5 आएगी। हाँ सर, अगर x किलो 5 आएगी तो आपसे बाइक की स्पीड पूछ रहा है, बाइक की स्पीड कितनी होगी, 9 × 5 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर।
तो ये आपके सवाल का जवाब होगा, यानी कि आपका सही जवाब होगा बी ऑप्शन। आपका सही जवाब होगा सर बी ऑप्शन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का? चलिए फटाक से आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाक से आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपसे बोला रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अमन टू दैट ऑफ डेविड इज 2:5। तो अमन और डेविड के प्रेजेंट एज का रेशियो इतना है, एंड आफ्टर 10 ईयर्स द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 69 ईयर्स, है ना। 10 साल बाद दोनों की एज का जो टोटल होगा वो 69 होगा, ठीक है। तो दोनों की एज अभी से 10-10 बढ़ भी जाएगी, ठीक है सर। आपसे बोला फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड डेविड। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही चिंदी सवाल है भाई साहब, ठीक है, हलवा सवाल, हलवा। देखिए इनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है सर, 2:5 है, हाँ सर। ये इनकी प्रेजेंट एज का टोटल हो गया, हाँ सर। अब मुझे बताओ इसकी एज भी 10 से बढ़ेगी, इसकी एज भी 10 से बढ़ेगी, तो इसकी कुछ एज होगी यहाँ पर, और इसका जो सम करेगी ये आएगा सर 69, हाँ सर आएगा। यही बोल रहा है ना कि आफ्टर 10 ईयर्स उनकी एज का जो सम है वो 69 है। तो इसका मतलब इस टाइम पे उनकी जो एज होगी वो कैसे निकलोगी, यहाँ से माइनस कर दो 20, है ना, 10-10 के कम कर दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर 49 आ जाएगा। यानी कि 7 की वैल्यू 49 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है सर 7 है। 1 की वैल्यू कितनी है 7 है। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ अमन एंड डेविड। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अभी कितना है सर 3 यूनिट है। तो 1 किलो अगर 7 है तो 3 किलो कितनी होगी 21 होगी। तो दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा सर 21 होगा। आप चाहो तो यहाँ पर 1 यूनिट के लिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना होगा 14 और ये होगा 35। 35 और 14 का डिफरेंस 21 ही आएगा, ऐसे कर लो आप, है ना। बट प्रोसेस ये वाला ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, बाकी चॉइस आपकी है, ठीक है ना। प्रेजेंट एज का रेशियो था, आपको मालूम है यहाँ जो भी एज होगी उसमें अगर हम दोनों में 10-10 से बढ़ाएंगे तो फिर इनकी 10 साल बाद वाली एज आएगी, और इसका जो टोटल था वो 69 था। इसका मतलब ये हो गया कि इस 69 में से अगर हम 10-10 यानी 20 कम करेंगे तो आज वर्तमान में इन दोनों की एज का टोटल आ जाएगा। इन दोनों की एज का टोटल अगर मेरे पास में है और उसको अपन को 2:5 में अगर डिवाइड करना है तो अपन कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। अब यहां लिखा है ए वेसल कंटेन्स टोटल 95 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 15:4। तो आपके पास में एक वेसल है जिसके अंदर 95 लीटर मिक्सचर है, किस चीज का है, मिल्क और वाटर का है, और उसमें जो रेशियो है वो 15:4 है। आपसे बोल रहा है कि x लीटर मिक्सचर ऑफ मिक्सचर टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 18 लीटर्स वाटर एडेड इन द मिक्सचर, है ना। x लीटर मिक्सचर taken out from the vessel and 18 liter water added in the remaining mixture, ठीक है सर। then the new ratio of milk and water become 3:2। find the value of x। आपको x यानी कि जो आपने रिप्लेस किया है, जो आपने निकाला है ना, उसके बारे में वो पूछ रहा है। मिक्सचर जो आपने अभी कंटेनर से निकाला है उसके बारे में वो पूछ रहा है। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर मेरे पास में मिल्क और वाटर है, उसका रेशियो है 15:4। इसकी क्वांटिटी कितनी है सर, इसकी क्वांटिटी जो है वो मुझे मालूम है कि वो 95 है। इसकी जो क्वांटिटी है वो मुझे मालूम है कि वो कितनी है सर 95 लीटर है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। इसकी क्वांटिटी मुझे मालूम है कि कितनी भैया 95 लीटर है। अब मैं बोलता हूँ कि जब मैंने यहाँ से x लीटर निकाला होगा, तो ये x लीटर मैंने क्या निकाला है, मिक्सचर निकाला है, तो मैं बीच में लिखता हूँ, आपको पता ही है। तो ऐसा करने से इनका रेशियो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। भाई यहाँ जो क्वांटिटी थी उससे यहाँ पर क्वांटिटी कम होगी, बट उसमें जो मिल्क और वाटर होगा उसमें रेशियो 15:4 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा, और इसको भी बाद में अपने रिप्लेस किससे कर दिया, वाटर से। कितना लीटर, 18 लीटर वाटर से रिप्लेस कर दिया। और ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया 3:2 का हो गया, 3:2 का हो गया। ऐसा करने से रेशियो कितना हो गया 3:2 का हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि भैया इस बॉक्स के अंदर जो लिखा है वो क्या बताता है कि भैया मिल्क और वाटर का रेशियो ये है, आपने इतना वाटर मिलाया तो रेशियो ये हो जाएगा, यही इसका मतलब है। मैंने कहा इस बॉक्स के अंदर आपने क्या गतिविधि की है, मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ वाटर मैंने इंक्रीज किया है, मिल्क को मैंने छेड़ा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा कि जितना मिल्क यहाँ पर है उतना मिल्क यहाँ पर होना चाहिए, हाँ सर होना चाहिए। तो इसमें अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 और ये 10 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। तो 4 से कोई चीज़ 10 हो रही है, यानी कि 6 यूनिट का चेंज आ रहा है, 6 यूनिट का इंक्रीज हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने 18 लीटर पानी मिलाया, यानी कि 6 यूनिट जो है वो 18 के बराबर है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया कि जो 1 यूनिट है वो किसके बराबर है, वो 3 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, 3 लीटर के बराबर। अगर 1 यूनिट 3 लीटर के बराबर है तो 15 और 4 कितना होता है सर, 19 यूनिट होता है, 19 यूनिट होता है। तो 19 यूनिट किसके बराबर होगा, 19 × 3 यानी कि 57,
57 लीटर, और ये 57 लीटर आपका तब था जब आपने मिक्सचर में से x लीटर निकाल लिया था। हाँ, इसका मतलब 57 में ये x जोड़ोगे तो 95 आ जाएगा। हाँ, यानी कि x चाहिए तो 95 में से 57 कम कर दो। हाँ, तो यानी कि x जो होगा वो कितना होगा सर, 95 माइनस 57। कोई दिक्कत है यहाँ पर किसी भी तरह की तो बताइए, किसी भी तरह के बताइए। तो मैंने 57 में 8 जोड़ा, ठीक है, 65 हो गया, 30 जोड़ दिया, यानी कि 38 हो गया। यानी कि यहां पर जो x होगा वो 38 लीटर होगा, यानी कि आपका जो ई ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बताइए, कोई परेशानी है तो बताइए, हाँ या ना। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आपसे बोल रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बोट इन डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम इज 5:3। तो आपके पास में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:3 है, तो यहां से आप बी और एस निकाल सकते हो, मतलब बी और एस का रेशियो निकाल सकते हो। एंड टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम इज 5 आवर्स। तो यहां पर आपको डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो आप यहां से एक्चुअल स्पीड निकाल पाओगे, यानी बी और एस निकाल लोगे आप यहां से। अब आपसे बोल रहा है फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर इन डाउनस्ट्रीम। तो 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में जाने पर कितना समय लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। क्या अप्रोच होगी सर, यहां पर ध्यान से देखो, क्या अप्रोच होगी यहां पर ध्यान से देखो। मैंने कहा रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम टू अपस्ट्रीम, यानी कि ये दिया हुआ है आपको b प्लस एस अपॉन बी माइनस एस, इसका जो रेशियो है वो 5:3 है। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में b अपॉन एस आ जाएगा कितना, 8/2 यानी कि 4/1। ठीक है, मैंने इसको डायरेक्टली कैसे कर लिया, मैंने यहाँ पर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दिया, मैंने क्लास में बताया हुआ है। बाकी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी b अपॉन एस का रेशियो 4:1 आ जाएगा। अब b अपॉन एस का रेशियो अगर 4:1 आ गया तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ कि b जो है वो मान लो 4k है और s जो है वो मान लो वो k है। ठीक है सर, मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे क्या बोल रहा है, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है ना, और आपको जो टाइम लगा वो कितना लगा सर, 5 घंटे लगा, 5 घंटे लगा। ठीक है, और ये आपने कहाँ पर ट्रेवल किया सर, अप स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में जो होगा वो सर क्या होगा सर, b माइनस एस होगा, b माइनस एस होगा, यानी कि 4k माइनस के यानी कि 3k होगा। और ये कितना आ रहा है सर, यहाँ से 6 आ रहा है, तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि k की वैल्यू कितनी है सर, 2 है, k की वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 8 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपसे क्या बोला, फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 40 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। तो आपको टाइम चाहिए है ना, टाइम चाहिए। टाइम क्या होगा सर आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है सर, 40 किलोमीटर होगा, और स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या होगी सर, b प्लस एस होगी। तो मैंने कहा सर b प्लस एस कितना है सर, 10 है। कैसे पता सर आपको, अरे बाबा 8 और 2 का सम कर दिया, तो यहाँ से जो टाइम आएगा वो किस में आएगा सर, आवर्स में आएगा। कितना आएगा सर, 4 आवर्स। तो ये आपके सवाल का जवाब, ये आपके सवाल का जवाब। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे देखिए भैया। ठीक है भाई, पक्का 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 पक्का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए इसको यहां से हटाते हैं। अब बात ये करते हैं सर कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए मैन इन्वेस्टेड ₹8,000 इन ईच स्कीम ए एंड बी। Scheme A offers simple interest at the rate of 9% per annum for 3 years, while Scheme B offers simple interest at the rate of 8% per annum for 4 years. तो दोनों ही जगह पर सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है सर, दोनों ही जगह पर आपने 8,000 रुपये निवेश किया है। ठीक है, एक जगह आपको 9% मिल रहा है, एक जगह आपको 8% मिल रहा है प्रति वर्ष। आपसे बोले फाइंड द टोटल इंटरेस्ट गेट बाय मैन फ्रॉम बोथ स्कीम। बस आसान सा सवाल है भाई साहब, कुछ नहीं करना है जीवन में। आप देखो यहाँ पर आपके पास में 8,000 रुपये हैं, इस पे आपको 9% के हिसाब से 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ पर भी 8,000 रुपये हैं, यहाँ पर आपको 8% के हिसाब से 4 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने कहा सर यहाँ पर मुझे मिलेगा कितना, मुझे मिलेगा यहाँ पर 27%, और यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा सर, यहाँ पर मुझे मिलेगा 32%। और ये किस चीज़ का मिलेगा, 8,000 का मिलेगा, यानी कि एक्चुअली में इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर, 59% ऑफ कितना, 8,000, यही होगा। तो परसेंटेज से इसके 2 जीरो जाएंगे, हाँ जाएंगे, तो ये हो जाएगा सर 59 इंटू 80, 59 इंटू 80। तो 8 9 जा 72 हो गया, 8 5 जा 40, और ये 47 हो गया, और 1 जीरो और ये लग जाएगा, तो 4720, 4720 यानी कि ई, देखिए ई ऑप्शन है। ठीक है, ई ऑप्शन है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाफट आगे बढ़ेंगे। और अब बात करते हैं इस सवाल की।
आपसे क्या बोल रहा है सर इस सवाल में? इस सवाल में आपसे बोल रहा है कि ए कैन डू 25% ऑफ ए वर्क इन 7 डेज। ए जो है वो कुल कार्य का 25% 7 दिन में कर देता है। तो हम यहां से टोटल वर्क कितने दिन में करता है वो निकाल लेंगे, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए। वाइल बी कैन डू 2/7 ऑफ द सेम वर्क इन 12 डेज। यहां से हम बी का भी निकाल लेंगे कि वो पूरा काम करने में कितना समय लेता है। ए एंड बी स्टार्ट वर्क टुगेदर एंड आफ्टर 12 डेज बोथ रिप्लेस बाय सी। तो दोनों ने, ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, दोनों ने 12 दिन तक काम किया, फिर दोनों को हटा दिया गया और उनके जगह पे कौन आ गया? सी आ गया। और सी ने बचा हुआ काम, सी हु कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज, उसने बचा हुआ काम 3 दिन में कर दिया। आपसे बोल रहा है फाइंड इन हाउ मेनी डेज सी कैन कंप्लीट द सेम वर्क अलोन। आपसे बोल रहा है कि वही काम अगर सी अकेला करे पूरा का पूरा तो उसे कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। तो मैंने कहा सर अगर मैं एक ही बारे में बात करूं तो मैं बोलूंगा भैया तू 25% काम जो है उसको करने में 7 दिन लेता है, तो 100% काम यानी कि टोटल काम करने में तुझे लगेंगे 28 दिन। ठीक है सर, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर हम बी की बात करें तो बी बोलता है कि मैं 2/7 काम करने में 12 दिन का समय लेता हूं। तो ये इसका कितना हो रहा है सर? 6 टाइम्स हो रहा है, तो इसका 6 टाइम्स कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि टोटल 7 यूनिट काम है, उसमें से आप 2 यूनिट काम कर रहे हो और उसको करने के लिए आप 12 दिन ले रहे हो, यानी कि आप एक दिन में 6 यूनिट करते हो, तो 7 × 6 करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 42 हो जाएगा। यानी कि यहां पर ये हो जाएगा कि ए जो है वो कितना 28 डेज लेता है काम को करने में, बी जो है वो 42 डेज लेता है काम को करने में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा सर? इसका जो एलसीएम आएगा वो 84 आएगा। तो यहां से आएगा 3, यहां से आएगा सर 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? अच्छा, अब वो आपसे बोल रहा है कि इन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया, इन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया। तो अगर इन दोनों ने साथ में काम करना शुरू किया तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी। इन्होंने साथ में काम किया, कितने दिन काम किया? 12 दिन। फिर सी आया और सी ने कुछ दिन काम किया, कितने दिन काम किया वो बता रहा है, 3 दिन, और काम पूरा हो गया। काम कितना है भैया आपका? 84 है। तो यहां से हमें सी की इफिशिएंसी पता चल जाएगी, यहां से आपको सी की इफिशिएंसी पता चल जाएगी। ए प्लस बी कितना हो रहा है सर? 3 और 2 5, 5 × 12 करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर? 60। यहां पर आ जाएगा सर 3C इज इक्वल टू कितना? 84। तो 3C कितना हो जाएगा सर? 24। सी कितना हो जाएगा सर? 8। तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई सर? 8 आ गई। अगर ये पूरा काम 84 यूनिट सी करता है तो 84/8 करेंगे तो आपको पता होना चाहिए 8 10 80 हो गया, बचा कितना? 4, यानी कि 10.5 यानी कि टोटल टाइम जो लगेगा अगर सी अकेले करता है पूरे काम को तो 10.5 दिन में करेगा भाई साहब। ठीक भाई, चलें, क्लियर है? तो आसान सवाल था, फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर इसकी। आपसे क्या बोल रहा है कि ये शॉपकीपर सोल्ड ए टेबल एट 20% प्रॉफिट and a chair at profit of 25%. If the cost price of the chair is equal to the selling price of table and shopkeeper earn an overall profit of ₹400, then find the sum of selling price of both the article together. तो आपके पास में 2 आर्टिकल्स हैं, एक चेयर है, एक टेबल है। शॉपकीपर सोल्ड टेबल एट 20% प्रॉफिट, तो टेबल को 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, चेयर को 25% के प्रॉफिट पर बेच रहा है। कंडीशन दी गई है कि कॉस्ट प्राइस जो चेयर की है और सेलिंग प्राइस जो टेबल की है वो आपस में बराबर है, और आपको जो ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है वो 400 रुपए का हो रहा है। आपसे बोल रहा है कि दोनों के सेलिंग प्राइस का जो टोटल है वो बता दो, दोनों के सेलिंग प्राइस का जो टोटल है वो बता दो। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर लिखा सर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर लिखा मैंने सेलिंग प्राइस, यहाँ पर मैंने लिख दिया पहले चेयर और मैंने यहाँ पर लिख दिया टेबल, है ना? क्या बोल रहा है? कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल। ठीक है सर। अच्छा, टेबल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, टेबल पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और चेयर पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम टेबल की पहले बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो इसका कॉस्ट प्राइस होगा, फिर उसकी कॉस्ट प्राइस को 25% से बढ़ा देंगे तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। इस तरह से अप्रोच करेंगे अपन। तो मैंने कहा सर इसका अगर कॉस्ट प्राइस 100x मान लें तो इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ये 120x हो जाएगा, और अगर ये 120x होगा तो ये भी 120x होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपसे बोला गया है कि कॉस्ट प्राइस जो है चेयर की वो इक्वल है किसके? सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल की। ठीक है सर। अब इसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 1/4 का प्रॉफिट, यानी कि 30 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये 150 में बेच रहा होगा। ठीक है सर। अच्छा, आपसे क्या बोल रहा है सर? आपसे बोल रहा है कि इन दोनों को जो प्रॉफिट हो रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 30x का हो रहा है, इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 20x का हो रहा है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 50x का हो रहा है। तो जो 50x है
वो एक्चुअली में कितना है सर, वो आपके पास में 400 है, तो यानी कि x की जो वैल्यू है वो 8 है, x की जो वैल्यू है वो 8 है। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, आपको इन दोनों आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का सम बताना है, यानी कि आपको 270x की वैल्यू बतानी है ना, 270x की, यानी कि 270 इंटू 8। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर 8 0 जा 0, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और ये 5 21, ठीक है, 2160, यानी कि आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा ये इसका सही जवाब होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का, आगे बढ़े, चलिए भाई। तो ये एक डेटा इंटरप्रिटेशन का सवाल है ना, क्या सवाल है भैया, पाई चार्ट और टेबल पर है, तो पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। स्टडी द चार्ट गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके भैया, पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स साइंस प्लस कॉमर्स इन 12th क्लास ऑफ 5 डिफरेंट जोन्स एंड टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सेम क्लास इन साइंस ऑफ सेम जोन। क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि पाई चार्ट में आपको बता रहा है कि जो टोटल बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 4000, उस टोटल बच्चे में जिसमें साइंस और कॉमर्स दोनों हैं, उसमें अलग अलग जोन में टोटल कितने बच्चे हैं। अब उसी जोन में टेबल में आपको पता चलेगा कि साइंस के कितने बच्चे हैं, तो टोटल साइंस और कॉमर्स मिल जाएंगे पाई चार्ट से, और टेबल से मिलेंगे साइंस वाले, डिफरेंस निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमर्स वाला। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले एक बार इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपको बता रहा है कि टोटल 4000 बच्चों में से नॉर्थ जोन में कितने बच्चे हैं, 25%, 4000 का यानी कि 1000 बच्चे हैं। 10% यानी कि कितने बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं, 400। यहां पर 15% यानी कि 600, यहां पर 20% यानी कि कितना, 800। इस तरह से ये आपके पास में बच्चे आपको पता चल जाएंगे कि कितने कितने हैं। बट यहां पर जो बच्चे आएंगे वो कौन से होंगे, साइंस कॉमर्स टोटल वाले। यहां पर जब आप जाओगे तो साइंस वाले कितने, 400। तो जैसे यहां पर मान लो आपके पास में 25% थे 4000 का, यानी कि 1000 बच्चे थे, तो इस 1000 बच्चों में साइंस भी है कॉमर्स भी है, बट उसमें से साइंस के कितने हैं, 400, तो बच्चे कितने, 600, वो कौन से, कॉमर्स के। ऐसे हो गया। तो हमें ये डेटा पहले से निकाल के रख लेना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, हम यहां पर ये बोलेंगे कि भैया नॉर्थ जोन है, साउथ जोन है, ईस्ट जोन है, सेंट्रल जोन है, वेस्टर्न जोन है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट साउथ, तो अपने बोला नॉर्थ ईस्ट साउथ। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, सेंट्रल और वेस्टर्न, सेंट्रल और वेस्टर्न, है ना, ये आपके जोन है। उसके बाद फिर यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, यहां पर अपन लिख सकते हैं कि टोटल कितने बच्चे हैं। तो इस टोटल में कौन से बच्चे हैं भैया, कॉमर्स और साइंस के दोनों मिलाकर हैं, ठीक है ना। अब उसमें से साइंस के कितने हैं वो हमें टेबल में दिख रहा है, और कॉमर्स के कितने हैं वो हम डिफरेंस करके निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हमने बोला यहाँ पर 25% है किसके भैया, 4000 के। 4000 बच्चे हैं क्या, हाँ यहाँ लिखा हुआ देख लो, ठीक है। तो 4000 बच्चे, तो मैंने कहा सर यहाँ पर टोटल जो बच्चे हैं वो 4000 बच्चे हैं, उसमें से यहाँ पर 25% है यानी कि यहाँ 1000 बच्चे हैं। ईस्ट में कितने सर, 10% है यानी कि 400 बच्चे हैं। यहां पर आपके पास में साउथ में कितने, 15% है यानी कि 600 बच्चे हैं। यहां पर आपके पास में 20% है यानी कि 800 बच्चे हैं। और यहां पर वेस्ट में कितने बच्चे हैं, 30% है यानी कि आपके पास में 1200 बच्चे हैं। तो यहां पर इसका टोटल 4000 होना चाहिए। तो 12 और 8 कितना हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो 4000 आ रहा है इसका टोटल। हाँ जी आ रहा है, यानी कि सही बात है। अब साइंस के कितने बच्चे हैं सर, 400 310 430, है ना, 400 310 430। तो यहाँ लिख देते हैं 400 310 430, यही है, यही है, हाँ। फिर 600 और 750, फिर यहाँ पर 600 और 750, ठीक है सर, ये बात हो गई सर। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा सर, 600 आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा सर 90, यहाँ पर आ जाएगा सर 170, यहाँ पर आ जाएगा सर 200, और यहाँ पर आ जाएगा सर 12 में से 7 किया 500, तो यहाँ आ जाएगा 450। अब इसका टोटल भी करके रख लें, क्या काम आएगा अपने को, है ना। तो अपन ने बोला सर, यहाँ पर अपन ने बोला कि ये 600 हो गया, ठीक है, ये 800 हो गया, ये 1250 हो गया, और यहाँ पर 90 और ये 170 यानी कि 260 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 6 5 11 12 2 14 1 15, तो ये 1510 आ गया। अब 4000 में से 1500 जाएगा तो कितना बचेगा सर, 2500, है ना। 2500 में से अगर 10 जाएगा तो 2490, ठीक है, 2490। तो इसको टोटल करके देख लेते हैं, इसको टोटल करके देख लेते हैं। यहाँ पर अपन ने बोला यहाँ पर कितने बचे भैया, 4 3 7 और 7 और 4 11 6 17 17 और 7
2400 तो ये हो गए, और यहाँ पर कितने 40 और ये 50 90, ठीक है, सही बैठ गया, सही बैठ गया। तो ये अपन ने निकाल के रख लिया। ये क्यों निकाला? क्योंकि हो सकता है कुछ एवरेज निकालने की जरूरत पड़े तो, ठीक है ना। ये डेटा आ गया। अब अपन आते हैं सवाल पर। अब सवाल में क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम इन नॉर्थ जोन। तो आपको कॉमर्स का देखना है नॉर्थ जोन में, ठीक है। आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस, ठीक है। देन नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन साउथ जोन। आपको टोटल देखना है कहां पर? साउथ जोन में। तो कॉमर्स नॉर्थ जोन देखो, नॉर्थ जोन ये रहा। नॉर्थ जोन में क्या देखना है सर? कॉमर्स देखना है। 600 हो गए सर, तो यहां पर आपके पास 600 है। और साउथ जोन का टोटल देख लो, साउथ जोन का टोटल कितना है सर? 600 है, ठीक है सर। तो ये 600 है। तो भैया ये चीज इससे कितने प्रतिशत ज्यादा या कम है? मैंने कहा 0%। तो आंसर कितना आएगा सर? 0%, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ेंगे, टाइम बचाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। आपके पास में ये सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न जोन। कॉमर्स पे जाना है, वेस्टर्न जोन में जाना है, ठीक है। आर हाउ मच मोर देन, हाउ मच मोर देन, यानी कि परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ कम ज्यादा पूछ रहा है। तो हाउ मच मोर देन साइंस स्टूडेंट इन नॉर्थ जोन, साइंस स्टूडेंट इन नॉर्थ जोन, ईस्ट जोन एंड साउथ जोन, है ना, टुगेदर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट और साउथ का टोटल करके कंपेयर करना है। तो कॉमर्स में वेस्ट जोन में कितने बच्चे हैं? कॉमर्स में वेस्ट जोन में कितने बच्चे हैं? वेस्ट जोन में कॉमर्स में कितने बच्चे हैं सर? 450। तो यहां पर कितने हो गए सर? 450। वेस्ट जोन कॉमर्स देखना था, 450। उसके बाद साइंस जोन में जाओ, नॉर्थ ईस्ट साउथ, यानी कि 400 और 310 और 430, 4 3 7 1140, तो ये 1140 आ जाएगा। आपको इसका डिफरेंस बताना है, ठीक है ना। तो आप बोलो सर अगर ये 1100 में से 450 चला जाए, ठीक है, 11 में से 4 गया, 7 बचा, 650 बचा, 690 हो गया। तो 690 जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, तो आपको सिर्फ डिफरेंस बताना था। तो आप कॉमर्स में गए, वेस्ट जोन का टोटल देख लिया, साउथ जोन में गए, नॉर्थ ईस्ट और साइंस में गए, नॉर्थ ईस्ट और साउथ में उसका देख लिया कितने कितने बच्चे हैं, है ना, कि नॉर्थ ईस्ट और साउथ में साइंस के कितने बच्चे हैं, वेस्ट जोन में कॉमर्स के कितने बच्चे हैं, उनका आपको डिफरेंस बताना था, बस और कुछ नहीं बताना था। ये यहाँ से हटाते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। आपसे क्या बोल रहा है? इफ मंथली लाइब्रेरी फीस पर स्टूडेंट इन सेंट्रल जोन फॉर कॉमर्स स्टूडेंट, सेंट्रल जोन की बात हो रही है, कॉमर्स स्टूडेंट की बात हो रही है ना, इज रुपीज 60 विच इज 20 लेस देन, ठीक है, लेस देन दैट फॉर साइंस स्टूडेंट, देन फाइंड टोटल मंथली फीस ऑफ लाइब्रेरी ऑफ सेंट्रल जोन। ठीक है सर। तो यहाँ पर अपने को क्या बोलना है भैया? कॉमर्स वाले जो बच्चे उनसे हम 60 रुपये ले रहे हैं और साइंस वाले बच्चों से हम 80 रुपये ले रहे हैं। कहाँ पर देखना है सर? आपको देखना है सेंट्रल जोन में, और आपको बताना है कि कितनी मंथली फीस आ रही होगी। तो यहाँ पर हम कॉमर्स के कितने बच्चे हैं सेंट्रल जोन में? कॉमर्स के कितने बच्चे हैं सेंट्रल जोन में सर? 200 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर? इंटू 200, तो ये आपको देगा सर 12,000। और साइंस के कितने बच्चे हैं सर? साइंस के सेंट्रल जोन में कितने बच्चे हैं सर? साइंस के बच्चे हैं आपके पास 600, तो यहाँ पर 600 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपको दे देगा सर 48,000। और इसका सम हमें करना है, तो ये आ जाएगा सर आपका 60,000, ये आ जाएगा आपका सर 60,000। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? ए ऑप्शन, ठीक है। तो फटाफट आगे बढ़ना है ना। मंथली लाइब्रेरी फी पर स्टूडेंट इन सेंट्रल जोन, ठीक है, फॉर कॉमर्स स्टूडेंट इज 60 विच इज 20 लेस देन साइंस स्टूडेंट। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है? टोटल मंथली फीस कितनी आ रही होगी सेंट्रल जोन में इन दोनों स्टूडेंट से मिलाकर? तो 60 और 80 फीस है, इसमें 200 बच्चे, उसमें 600 बच्चे, मल्टीप्लाई किया, इतना रेवेन्यू जनरेट हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की बात करते हैं। इफ वेस्टर्न जोन ऑल्सो हैव आर्ट्स स्टूडेंट एंड रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स इन वेस्टर्न जोन एंड आर्ट स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन इज 5:7, ठीक है सर। अब वो बोल रहा है कि वेस्टर्न जोन में अगर आर्ट्स के स्टूडेंट भी हैं, और फिर बोल रहा है कि रेशियो ऑफ सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स इन वेस्टर्न जोन एंड आर्ट स्टूडेंट्स इन वेस्टर्न जोन इज 5:7। तो यानी कि यहाँ पर वेस्टर्न जोन में आपके पास में साइंस भी है, कॉमर्स भी है, आर्ट भी है, ठीक है, ये एक चीज बोल रहा है। फिर बोल रहा है
रेशियो किस चीज का बोल रहा है? सम ऑफ स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। तो इनका जो सम हो रहा है, इसका रेशियो 8 वालों के साथ में जो है वो कितना है सर? 5:7 है। ये ऐसा कुछ बोल रहा है, ठीक है ना। देन फाइंड 8 स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन आर हाउ मच मोर देन कॉमर्स स्टूडेंट इन साउथ जोन। कॉमर्स स्टूडेंट इन साउथ जोन। तो भैया ये रेशियो तो है मेरे पास में। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, यहां पर हमारे पास में वेस्ट जोन में वैसे कितने लोग हैं? तो हमने ये निकाल के देखा, वेस्ट जोन में हमारे पास टोटल 1200 लोग हैं। तो ये चीज समझ में आती है कि भैया ये जो चीज है ना, इसका टोटल तो वैसे भी 1200 था मेरे पास में, यानी कि ये जो 5 है ये 1200 के बराबर है, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 240 गुना हो जाएगा। तो इसका भी 240 गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 1400 और 280 यानी कि 1680 हो जाएगा, यानी कि ये 1680 लोग हैं आर्ट्स के स्टूडेंट। अच्छा अब से क्या बोल रहा है कि फाइंड 8 स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन, जो कि 1680 है, आर हाउ मच मोर देन कॉमर्स स्टूडेंट इन साउथ जोन। तो साउथ जोन में जाना है, और जाना है कहां पर सर? कॉमर्स स्टूडेंट के पास में। वो कितने? 170 है। तो आपसे बोल रहा है कि ये जो 1680 है ये 170 से कितना ज्यादा है? तो ये कितना आएगा सर? 1510 आएगा। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। आपका जो पहला ऑप्शन है वो आपका सही जवाब है। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इस सेट का आखिरी सवाल। अब यहां पर क्या बोल रहा है सर? यहां पर बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ साइंस स्टूडेंट इन वेस्टर्न जोन टू कॉमर्स स्टूडेंट इन ईस्टर्न जोन। तो साइंस और कॉमर्स, साइंस में कौन सा? वेस्टर्न जोन, और कॉमर्स में कौन सा? ईस्टर्न जोन। ठीक है, ईस्टर्न जोन। तो अपन वेस्ट जोन साइंस पे जाते हैं, वेस्ट जोन साइंस में जाते हैं, 750 हो गया, और ईस्ट जोन कॉमर्स में जाते हैं, ईस्ट जोन कॉमर्स में जाते हैं, 90 हो गया। ठीक है सर, तो यहां से एक एक जीरो कम कर दिया, 3 से काटेंगे तो 25 बार, और ये 3 बार, तो 25:3, 25:3 यानी कि ई ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, ई ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आखिरी 5 सवाल बचे हैं, आखिरी 5 सवाल बचे हैं। अब ये हमारे पास में एक कैसलेट आ गया, ये हमारे पास में एक कैसलेट आ गया है ना। अच्छा कैसलेट है, अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने बोला रीड द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देयर आर 1080 बैग्स सोल्ड बाय शॉप ए, बी एंड सी। तो आपके पास 1080 बैग हैं जो कि शॉप ए, बी, सी मिलकर बेच रहे हैं। वो बैग किस टाइप के हैं? फैब्रिक और पेपर के हैं, फैब्रिक के या तो पेपर के हैं। टोटल किसका कितना भैया? 1080 है, और ये तीनों शॉप जो हैं मिलकर 1080 बैग बेच रहे हैं। उसमें 2 कैटेगरी हो गई, फैब्रिक और पेपर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें बताया गया है कि शॉप ए सोल्ड टोटल पेपर और फैब्रिक मिलाकर, शॉप ए सोल्ड 25% मोर देन शॉप बी। तो शॉप ए जो बैग बेच रहा है उसकी संख्या शॉप बी के बैग की संख्या से कितना है? 25% ज्यादा है। ठीक है सर। इक्वल नंबर ऑफ पेपर एंड फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप बी। अब शॉप बी जो है वो इक्वल नंबर ऑफ पेपर बैग और फैब्रिक बैग बेच रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोला द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी इज डबल द फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ए। तो पेपर बैग जो शॉप बी बेच रहा है उसकी जो संख्या है वो फैब्रिक बैग जो शॉप ए बेच रहा है उससे डबल है। ठीक है सर। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोला है? द नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी इज 50% ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए। तो शॉप ए जितने भी फैब्रिक बैग बेच रहा है उसका 50% बैग जो है वो शॉप सी बेच रहा है। किस टाइप के? पेपर बैग। ठीक है सर, थोड़ा सा यहां पर अच्छे से सवाल को पढ़ना पड़ेगा। अब बोला द नंबर ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप सी इज 25% ऑफ दैट बाय शॉप बी। तो शॉप बी जो फैब्रिक बैग बेच रहा है उसका 25% बैग फैब्रिक का बेच रहा है शॉप सी। ये कुछ आपको रिलेशन दिया गया है और इस पर फिर आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो आपका काम यहां पर क्या होता है? आपका काम यहां पर ये होता है कि आप यहां पर पहले पता लगा लीजिए कि भैया शॉप ए, शॉप बी के पास पे कितनी कितनी फैब्रिक और पेपर बैग हैं। ठीक है, चलिए तो अपन यहां पर क्या करते हैं? यहां पर अपन क्या करते हैं? ध्यान से देखो, यहां पर अपने पास में 3 शॉप्स हैं। अपने पास में ए है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। यहां पर आपके पास में फैब्रिक है और यहां पर आपके पास में पेपर है। यही बोला है।
या पहले पेपर बोला है और बाद में फैब्रिक बोला है, तो अपन उसी ऑर्डर में इसको लिखते हैं, पेपर और फैब्रिक, ठीक है ना, पेपर और फैब्रिक, ठीक है सर। तो आपके पास में ये तो समझ में आना चाहिए कि आपके पास में जो टोटल बैग्स हैं वो 1080 है, इसका मतलब यहाँ पर जो टोटल आएगा और यहाँ पर जो टोटल आएगा उसका जो सम होगा वो 1080 होगा, ठीक है सर। उसके बाद फिर वो क्या बोल रहा है, उसके बाद वो बोल रहा है कि आपके पास में जो शॉप ए है उसके पास जो बैग है वो शॉप बी के मुकाबले 25% ज़्यादा, यहाँ पर टोटल की बात हो रही है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर इनके पास में पेपर और फैब्रिक है, इनके पास में भी पेपर और फैब्रिक है, और इनके पास में भी पेपर और फैब्रिक है। वो ये बोल रहा है कि ए जो बेच रहा है वो 25% ज़्यादा बेच रहा है शॉप बी से। तो अगर मैं बोलता हूं कि इनके पास में टोटल 4 बैग होंगे तो इनके पास में इससे 25% ज़्यादा यानी कि 5 बैग होंगे। क्या ये बात समझ में आती है आपको? 25% ज़्यादा था, है ना। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। तो 25% ज़्यादा होने का मतलब है कि ए के पास 25% ज़्यादा यानी कि किससे? बी से। तो बी जो है अगर उसके पास 4 होंगे तो ए के पास उससे 1 ज़्यादा होंगे यानी कि 5 होंगे। ये बात समझ में आती है? ठीक है सर। उसके बाद फिर उसने यहीं पर बोल दिया है कि जो शॉप बी है उसके पास जो बैग हैं जो उसने बेचे हैं पेपर और फैब्रिक वाले वो इक्वल नंबर हैं, और यहाँ पर हमारे पास 4 दिया गया है, इसका मतलब हम इसको 2-2 में डिवाइड कर सकते हैं इजीली। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब वो सेकंड पॉइंट में क्या बोल रहा था? नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी, पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी, ये आ गया 2। ठीक है, वो क्या बोल रहा है? इस डबल दी फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ए, सोल्ड बाय ए। तो फैब्रिक का डबल है ये, तो यानी कि ये 1 हो गया। अगर ये 1 है और यहाँ टोटल 5 होना चाहिए तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अच्छा, अब अपन आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर। आप बोल रहा था नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी, शॉप सी ने जो पेपर बैग बेचे हैं वो क्या है सर? 50% है ए के फैब्रिक बैग के। तो ए का जो फैब्रिक बैग है वो कितना है सर? 1 है। इसका 50% कितना होगा सर? 0.5 होगा। क्या 0.5 होगा सर? नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी। तो शॉप सी ने जो पेपर बैग बेचे हैं वो कितने हो जाएंगे सर? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर से पढ़ लो इसको अच्छे से। क्या बोल रहा है? नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी इज 50% ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए। तो फैब्रिक बैग जो है शॉप ए का वो 1 है, 1 का 50% कितना होगा? 0.5 हो जाएगा। तो वो इधर आ गया पेपर बैग सी का। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा था नंबर ऑफ फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप सी, फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप सी इज कितना? 25% ऑफ दैट बाय शॉप बी। तो शॉप बी जो फैब्रिक बैग बेच रहा है, शॉप बी जो फैब्रिक बैग बेच रहा है उसका 25% है, यानी कि 2 का 1/4। 2 का 1/4 कितना होगा? 1/2 यानी कि 0.5। हाँ सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब इनका टोटल कर लो। इसका टोटल 5 है, इसका कितना है? 4 है, तो 9 हो गया, और इसका 1 हो गया, है ना। इसका टोटल कितना हो रहा है? 1 हो रहा है। तो 5, 4, 9 और 1 10 हो गया। तो हमारे पास में जो 10 है उसकी वैल्यू कितनी है? 1080। इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी है? 108। अगर 1 किलो 108 है तो 4 किलो कितनी होगी सर? 4 × 108। 4 × 108 करेंगे तो कितना आएगा सर? 432। और 1 × 108 करेंगे तो कितना आएगा सर? 108। ठीक है सर। बी की बात करें तो बी कितना होगा? 2 × 108 यानी कि 216, 216। ठीक है सर। सी की बात करेंगे तो 0.5 होगा यानी कि 54, 54। ठीक है सर। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या ये चीज़ दिक्कत में है आपको? इसमें कोई परेशानी है आपको? नहीं। चलिए, अब यहाँ पर 216 और 54 है, तो ये कितना हो जाएगा सर? आपके पास में 270 हो जाएगा। ठीक है, 270 हो जाएगा। 270 और 430 है ना। तो यहाँ पर 2 हो गया, 7 3 10 हो गया, 4 2 6 7 हो गया। तो ये कितना हो गया सर? आपके पास में 702 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है ना। 6 2 8 और 4 12 का 2, 1 बच गया। ठीक है, 3 1 4 और 5 9 और 1 10, ये हो गया, 1 बच गया। 4 2 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। फिर हमने ये बोला कि सर 216 और 54 आपके पास कितना हो जाएगा सर? 270 हो जाएगा। तो 270 में अब आपको 108 जोड़ना है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास में 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 378। तो 7 और 3 10 यानी 1000 हो गया, 78 और 2 80 हो गया, 1080 हो गया, 1080 हमारे पास में था। ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको देख लो आप,
कैसे इसको इनिशिएट किया था। मैंने पहले बोला भैया ए और बी के बीच में एक रिलेशन था कि इनके पास जो नंबर ऑफ बैग हैं उससे 25% ये ज़्यादा बेच रहे हैं, तो अगर इनके पास 4 होंगे तो इनके पास 5 होंगे, ये निकाल लिया। फिर अगर इनके पास 4 हैं तो ये बराबर बराबर बेच रहे हैं, यानी 2-2 हो गया, ठीक है। फिर इनके बीच में कुछ रिलेशन था कि ये जितने बेच रहे हैं उसका आधा यहाँ पर बेच रहे हैं, तो इस रिलेशन का इस्तेमाल करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो अब मैं यहाँ पर ये जो फालतू के डेटा हैं अब मेरे काम के नहीं है, उसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसको यहाँ से साफ कर देते हैं भाई। अब बात करते हैं सर सवालों के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं सर सवालों के बारे में। सवाल पे आ जाते हैं। सवाल में क्या क्या बोला गया है, पूछा गया है, फाइंड द रेशियो बिटवीन पेपर बैग सोल्ड बाय बी। तो पेपर बैग सोल्ड बाय बी एंड फैब्रिक बैग सोल्ड बाय सी का रेशियो बताना है। तो बी का क्या देखना है सर, बी का देखना है आपको पेपर, है ना, बी का देखना है पेपर। तो बी का पेपर 216 हो गया, ठीक है सर। और सी का आपको देखना है फैब्रिक, तो सी का देखना है आपको फैब्रिक यानी कि 54 हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये 4:1 आना चाहिए, ठीक है, 4:1 आना चाहिए। तो ये आपका पहला ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। फटाफट आगे बढ़ेंगे, डेटा एक बार कलेक्ट हो गया फिर सवालों को, है ना, उड़ाना है ना, फटाफट आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब यहाँ पर इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपसे बोल रहा है फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए, है ना, फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप सी, ठीक है। तो फैब्रिक ए कितना हो गया सर, 108, है ना। पेपर सी यानी कि 54, तो 108 जो है 54 से 54 ज्यादा है, अपॉन 54 करेंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो यहां से कितना आएगा सर, 100%, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही जवाब होगा। कोई भी चीज अगर डबल है किसी चीज की, यानी कि वो उससे 100% ज्यादा होगी, ठीक है। खत्म हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सवाल आपके पास ये रहा, आपके पास बोल रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज नंबर ऑफ पेपर बैग सोल्ड बाय ऑल द शॉप, है ना, एंड फैब्रिक बैग सोल्ड बाय ऑल द शॉप। तो ऑल द शॉप द्वारा, सारे शॉप द्वारा फैब्रिक बैग, जो एवरेज नंबर ऑफ फैब्रिक बैग और एवरेज नंबर ऑफ पेपर बैग उन्होंने बेचे हैं, उसका डिफरेंस चाहिए। तो टोटल करके उसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, एवरेज आ जाएगा फैब्रिक और किसका, पेपर बैग का, उसका डिफरेंस बताना है। तो हमारे पास में देख लो यहाँ पर, इसको 702 हो गया, तो 702 अपॉन 3 करेंगे, माइनस क्या करेंगे सर, माइनस करेंगे 378 अपॉन 3, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर हमने देखा कि भैया यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, है ना। 3 2 जा 6 10 बचेगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, माइनस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर आपके पास में 34 है और यहाँ पर 26 है, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आपके पास 1 आ जाएगा, तो 108 आना चाहिए इसका आंसर। तो 108 यहाँ पर आपके पास है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका डिफरेंस आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट आते हैं भैया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फैब्रिक बैग सोल्ड बाय शॉप ए एंड सी टुगेदर इज हाउ मच मोर और लेस देन पेपर बैग सोल्ड बाय शॉप बी एंड सी टुगेदर। तो फैब्रिक बैग पे आपको जाना है और ए और सी पर आपको टारगेट करना है, इज हाउ मच मोर और लेस, परसेंटेज में वैल्यू नहीं बतानी है, कंपेयर करना है पेपर बैग किसके, बी और सी के। तो फैब्रिक ए और सी देख लेते हैं, फैब्रिक ए और सी यानी कि 162, है ना, 162, और यहाँ पर पेपर देखना है बी और सी, अरे पेपर देखना है बी और सी, तो पेपर बी और सी देखना है, तो बी और सी यहाँ पर ये हो गया यानी कि 270, तो यहाँ से 270 हो गया, ठीक है ना। अगर ये 170 होता, मान लो 170 होता, तो 270 में से अगर 170 माइनस करते, है ना, तो कितना बचता, 100 बचता, बट आपने 8 ज़्यादा माइनस कर दिया, तो वापस कर दो, तो 108 हो जाएगा। तो आंसर जो होगा सर वो कितना हो जाएगा सर, 108 हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। फटाफट फैब्रिक ए और सी का, पेपर बी और सी का बताना था कि ये चीज़ इससे कितना, है ना, कम या ज़्यादा है, बस परसेंटेज नहीं बताना, सिर्फ वैल्यू बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच पेपर बैग एंड ईच फैब्रिक बैग ऑफ शॉप ए सोल्ड एट ₹10 एंड ₹15 रिस्पेक्टिवली। तो शॉप ए द्वारा जितने भी बैग बेचे जा रहे हैं उसमें से जो पेपर बैग है वो 10 रुपये में और फैब्रिक बैग जो है वो 15 रुपये में बेचे जा रहे हैं। फाइंड द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग पेपर बैग एंड फैब्रिक बैग, है ना, ऑफ शॉप ए। तो आपको शॉप ए पे जाना है,
ठीक है। और आपको फैब्रिक और पेपर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। फैब्रिक जो है उसका जो प्राइस है वो आपको 15 दिया गया है, और जो पेपर है उसका जो प्राइस है वो 10 दिया गया है। इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ बैग्स। तो आप आ जाएंगे शॉप ए पे फैब्रिक पर। शॉप ए पे फैब्रिक पे कितने भैया 108 है, तो यहाँ पर आपको 108 मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर पेपर में कितना करना है सर, 432 करना है 432 करना है। तो यहाँ से वैल्यू जो आएगी वो 4320 आ जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 108 में अपन इसका आधा यानी कि 54 जोड़ेंगे तो 162 हो जाएगा, एक जीरो और लगा देंगे तो यहाँ पर 40 हो जाएगा और ये 59 हो जाएगा। तो 5940 यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, तो इसी के साथ हमारा जो 2021 का पेपर है वो हमारा ख़त्म होता है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में आप ये समझ पाए होंगे कि यार एक्चुअल पेपर जो होता है ना, वो इतना कठिन नहीं होता। ठीक है, कई बार बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि क्या इतने इजी सवाल आएंगे, जब हम मॉक टेस्ट करवा रहे थे या कभी भी कोई क्वेश्चन क्लास में पढ़ा रहे होते तो उनको लगता है कि सर ये सवाल आएंगे क्या। तो वो अवेयरनेस नहीं है बच्चों को, वो पता नहीं है उनको कि यार एक्चुअल में पेपर में आता क्या है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब वो बिना तैयारी के कुछ भी देखते हैं तो उनको वो चीज़ टफ ही लगती है ना। तो इस वजह से उनको लगता है कि हर चीज़ टफ है। बट अगर आप एक सिस्टमेटिक अप्रोच से पढ़ते हुए आए हैं, जैसे कि हमने आपको शुरुआत से आपको पहले टॉपिक वाइज है ना हर एक टॉपिक पे कमांड करवाने की कोशिश करी, फिर अपन ने क्या किया, मॉक टेस्ट लगाया, और फिर अपन ने क्या किया, पीवाईपी किया। तो पीवाईपी अभी चलेंगे आपके काफ़ी दिनों तक, है ना। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया, समझाया, सिखाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके हमें बताना कि आपको कैसा लगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है ना। और नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे तो कुछ नया पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इन सभी कोर्सेज में से किसी से भी बिलोंग करता है या किसी की भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, आप हों, आपके दोस्त हों, आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो, परिचित में हो, तो उनको प्लीज़ बताइए कि इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी आप मैग्नेट ब्रेन के ऑफिशियल डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, जहाँ पर हमारे पास में इन सब की एक डेडिकेटेड टीम है जो आपके लिए क्वालिटी कॉन्टेंट बनाती है, प्रोवाइड करती है डेली बेसिस पर, और कुछ ना कुछ नया आपको सिखाने की कोशिश करती है रोज़ाना। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप आगे तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, और हम आपसे इसके लिए कुछ भी चार्ज नहीं करते। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इन्फॉर्मेशन आप आगे तक पहुंचाएं, लोगों को अवेयर करें, ताकि लोग अपने घर में बैठकर, अपने कंफर्ट जोन में बैठकर एक क्वालिटी एजुकेशन का लुफ्त उठा पाएं और कुछ नया सीखें, और हम उनके सक्सेस का एक छोटा सा पार्ट बन पाएं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और सेशन कैसा लगा वो प्लीज़ हमें कमेंट करके और लाइक करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।